हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और कल की डेट में एमपी गैस फैकल्टी के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नया कैलेंडर जारी हुआ है। और उस नोटिफिकेशन को देखकर काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, साथ में सत्यापन किसको कराना है और किसको नहीं कराना है, और नवीन नीति 2023 क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। जो भी डाउट आपके माइंड में चल रहे हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ डाउट है तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर। तो चलिए, अभी तो हम फिलहाल में आपको लेकर आए हैं यही नोटिफिकेशन पर, जो कि कल की डेट में रिलीज हुआ है 15/12/2023। और इसमें ये बताया गया है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कि कार्यालय पत्र क्रमांक देश 2023 5/10/2023 अतिथि विद्वान आमंत्रित प्रक्रिया सत्र 2023 हेतु द्वितीय समय सारणी। तो ये द्वितीय चरण की जो प्रोसेस है स्टार्ट हो रही है और इसके अकॉर्डिंग हमें आवेदन करना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही हमारा सिलेक्शन होगा। अब ये क्या है वो हम आज की वीडियो में हम आपको बता देंगे, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन की जो डेट है इन्होंने बताई है कि 18 से लेकर यहाँ पर 21 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है जो पंजीकृत है, पहले से जो पंजीकृत है सत्यापित आवेदक द्वारा नवीन नीति 5/10/2023 अनुसार प्रोफाइल अद्यतन करना एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर शासकीय अग्रणी महाविद्यालय द्वारा सत्यापित करना सुनिश्चित करें। तो ये 5/10/2023 जो कि अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए कि वेरिफिकेशन किसको कराना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कराना है। लेकिन अभी जो आपको पता होगा कि 4 नवंबर 2023 तक हम वेरिफिकेशन करा सकते थे। अभी जो चल रहा थी प्रोसेस उसकी बात कर रहे हैं कि 4 नवंबर 2023 तक हम वेरिफिकेशन कर रहे थे और 6 नवंबर से इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई। 17 नवंबर को आपका इलेक्शन थे, फिर इसके बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग हो गई। तो अभी तक इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद थी और 16 तारीख मतलब कल की डेट में ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। तो जिन्होंने 4 नवंबर 2023 तक वेरिफिकेशन करा लिए हैं उनको वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना कि जो रिसेंटली अभी वेरिफिकेशन कराए हैं, लगभग आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि 4 नवंबर 2023 तक ये प्रक्रिया थी। 1 महीना तक वेरिफिकेशन की डेट चल रही थी। और जिन्होंने 4 नवंबर 2023 तक वेरिफिकेशन करा लिए हैं अपनी प्रोफाइल में, उनको वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको वेरिफिकेशन कराना है। तो ये अभी जो 4 नवंबर से पहले कब हुआ था वो भी आपको पता है। इससे पहले 2023 में जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया है बिल्कुल आप करा सकते हैं। और वेरिफिकेशन उनको कराना है जिनको अपनी प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है। अब बात करते हैं हम सेट की। अभी सेट का रिजल्ट आया है और इसमें काफ़ी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं, जो कि एमपी गैस फैकल्टी की प्रोफाइल भी बनी हुई है और सेट क्वालिफाई हो। तो वो उनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि सेट का रिजल्ट तो आ गया है, पीडीएफ में हमारे रोल नंबर भी शो हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट है वो अभी तक नहीं आया है। तो सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है तो हम वेरिफिकेशन किस तरीके से करा सकते हैं। तो आपको एक बात बता देते हैं दोस्तों कि पहली बात तो ये 21 तारीख तक ये प्रोसेस चलने वाली है। तो हो सकता है कि एमपीपीएससी आपके सर्टिफिकेट को लिंक जो है एक्टिवेट कर दे और आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 21 से ये डेट आगे बढ़ सकती है। तो ये प्रोसेस है। यदि नहीं बढ़ती है तो आपको एक करना है कि अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है और उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपका नेट सेट है या नहीं, या फिर पीएचडी विथ नेट सेट है। तो 2 कैटेगरी पूछी जाती है, तो उसमें यस नो बताना होता है। बिल्कुल आप यस नो बता सकते हैं। अब ये चीज़ हमने अपनी प्रोफाइल में कर ली है, अब इसका वेरिफिकेशन कराना है। अब वेरिफिकेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो नाम आया है
जिस पीडीएफ में नाम आया है, जो रिजल्ट में नाम आया है, उसको लेकर जाइए, प्रिंट ले जाइए और जहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर उनको आप बता दिए कि सर मैं ये क्वालिफाई हो चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं आपका एडमिट कार्ड, आपका आवेदन पत्र और आपकी जो रिजल्ट आया है बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे आपका जो वेरिफिकेशन करना है वो वेरिफिकेशन कर देंगे। तो इसमें आप सेट वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि ये मतलब कुछ लोगों के कुछ डिस्क्वालीफाई हुए, 4 लोगों को भी बाहर किया गया है, तो इस तरीके से वो चाहेंगे कि हो सकता है कि वो कि नहीं करें। लेकिन आप उनको समझाइएगा कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये 50% चांसेस है कि आपका इसमें हो सकता है और नहीं होता है तो फिर MPPSC इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट करेगी, तो बिल्कुल आप इसमें कर सकते हैं। और यदि ऐसी चला तो फिर ये 21 तारीख से इसकी डेट आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सेट वालों के लिए है। और अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो 5/10/2023 की नई शिक्षा नीति क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि इसमें नए आवेदन अभी आवेदन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जिनका वेरिफिकेशन मतलब चॉइस पंजीकृत आवेदक है और इन्होंने पहले कभी भी अपनी प्रोफाइल को वेरिफिकेशन करा लिए हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल को बना तो लिया था लेकिन वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, तो वो इस पंजीकृत में आते ही नहीं है क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन ही नहीं कराया है। तो वेरिफिकेशन जिनका पहले कभी हुआ है तो बिल्कुल आप इसमें करा सकते हैं। और इसके यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी मिस हुए हैं वेबसाइट पर सब कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं ये 5/10/2023 नवीन नीति क्या है उसको हम और समझ लेते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि 4 नवंबर 2023 तक जिन्होंने भी वेरिफिकेशन करा लिए हैं उनको वेरिफिकेशन नहीं कराना है। इन्होंने काफ़ी टाइम से वेरिफिकेशन नहीं कराया है, बिल्कुल आप उनको वेरिफिकेशन कराना है। और एडिट उन्हीं को करना है जिनकी प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है ना। बाकी आपको किसी को ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक आप इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 26 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि 26 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 26 से लेकर 29 तारीख तक हम जिस भी कॉलेज में हमारा नाम आता है उस कॉलेज में जाकर हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इसकी नवीन नीति क्या है 5/10/2023 पर। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5/10/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था अक्टूबर महीने में। और इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में दिया है कि शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों से संबंधित नीति निर्देश हैं। नीति निर्देश नियम हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। और हमको जो मार्क्स मिलते हैं, हमारा चयन होता है, मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनती है, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो वैसे नई नीति क्या है वो तो हम ऑलरेडी कुछ कुछ पॉइंट से हम समझ चुके हैं। चलिए इसको और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, राज्यपाल ग्रंथपाल के स्वीकृति पद में से रिक्त पदों के विरुद्ध संचालनालय की आमंत्रित प्रक्रिया में चयनित होकर कार्यरत अतिथि विद्वानों से संबंधित व्यवस्था हेतु पूर्व में जारी समस्त निर्देशों की आकस्मिक निरस्त करते हुए अतिथि विद्वान व्यवस्था को संचालित किए जाने हेतु निम्न निर्देश नियम प्रसारित किए जाते हैं। तो ये गेस्ट फैकल्टी के लिए है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बताया गया है। सामान्य ये बताया गया है कि अतिथि विद्वानों की व्यवस्था महाविद्यालय में केवल स्वीकृत प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध ही की जाएगी। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जहाँ वैकेंसी होगी वहीं तो हम आवेदन कर सकते हैं, जहाँ वैकेंसी नहीं होगी वहाँ आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा दिया है कि आवेदन की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष तक रहेगी। तो आपकी लगभग 65 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय, गैर महाविद्यालय में शिक्षणों की अन्य और कर्मचारी की नियुक्ति है तो न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर। ठीक है, तो ये हमें यूजीसी के निर्देशों के अनुसार इसमें चयनित किया जाएगा, जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास होना चाहिए नेट इसमें आवेदन करने के लिए, या फिर MP सेट होना चाहिए आपके पास,
है ना, एमपी सेट होना चाहिए। इसमें अदर स्टेट के सेट एलिजिबल नहीं है, तो आपके पास नेट है क्योंकि ये तो नेशनल का है, और इसके बाद एमपी सेट है या फिर आपके पास पीएचडी है। इन तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और नेट सेट विद पीएचडी है तो आप कैटेगरी फर्स्ट में आ जाएंगे, या फिर इन दोनों में से एक एक है, कोई भी एक है तो फिर आप कैटेगरी 2 में आ जाएंगे। तो कैटेगरी 1 वाले होते हैं उनको ज़्यादा मौका मिलता है क्योंकि उनके साथ नेट और पीएचडी है, और जिसके पास नेट या पीएचडी है दोनों में से एक है तो उनको दूसरी कैटेगरी में शामिल किया जाता है और उनके चांसेस कम रहते हैं। बाकी उनके परसेंटेज पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, कौन सी पीजी में कितने मार्क्स हैं, तो उस पर तो इस तरीके से यूजीसी निर्देशों के अनुसार आपके पास नेट, एमपी सेट या फिर पीएचडी होना चाहिए, कंपलसरी चाहिए ये इसमें आवेदन करने के लिए। ये बात नए आवेदक भी सुन लीजिए, और जो पहले से हैं वो उनको तो ऑलरेडी पता ही है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे अतिथि विद्वान आमंत्रित पूर्णतः अस्थायी है। ये बात जरूर ध्यान रखना है कि ये अस्थायी है। जब भी जिस पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई परमानेंट फैकल्टी आ जाती है तो बिल्कुल आप कॉलन आउट हो जाएंगे, मतलब आपको वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। और इसके बाद इन्हें किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। मतलब ये किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते हमको अचानक क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि आप गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। गेस्ट मतलब मेहमान हैं आप उस जगह पर, और मेहमान की एक समय सीमा होती है और इसके बाद उनका वहाँ पर कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद जब भी कहीं भी गेस्ट की ज़रूरत होती है बिल्कुल आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से अस्थायी है, ऑलरेडी आप सभी को पता ही है इस बारे में। योग्यता की हम बात करें तो योग्यता, अनुभव, अंक, अधिभार, मेरिट अंकों की गणना, वरीयता का निर्धारण यहाँ पे दिया है। योग्यता आपके पास वही बता चुके हैं हम ऑलरेडी के न्यूनतम नेट सेट एमपी सेट सिलेट तथा पीएचडी उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से है। और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी विनियम 2018 एवं समय समय किए जाने संशोधन हेतु उल्लेखित मापदंडों के रूप में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अनुभव का अंक आपको किस तरीके से मिलेंगे, मतलब जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करेंगे उन्हें कितने अंक मिलेंगे। वैसे अभी जो 11 सितंबर 2023 में जो महापंचायत का आयोजन हुआ था जिसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की थी, जिसमें सैलरी बढ़ाने की बात की थी, फिर इसमें कुछ परसेंट 10%, 20% या फिर जो हमें मानदेय मिलता है उस पर भी बात की है। और इसके बाद उनको 20 अंक देने का भी प्रावधान कर दिया गया है, हालांकि ये पहले से भी है। तो यहाँ पे दिया है कि अतिथि विद्वानों को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज अध्यापन कार्य के लिए दे अधिभार अंकों का जोड़कर गणना में लिया जाएगा। ये अंक अतिथि विद्वान द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। उन्हें असत्य त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रचार द्वारा प्रदत्त पत्र के अनुसार कार्य दिवसों में ही अनुभव अंक के लिए जोड़ा जाएंगे। तो कार्य दिवस के अनुसार पर उनके अंक जोड़े दिए जाएंगे और अधिकतम 20 अंक आपको मिल जाएंगे और 5 वर्ष तक के लिए है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है किस प्रकार कितने अंक मिलेंगे। जैसे 150 से अधिक दिवस हुए हैं तो यहाँ पे 4 अंक मिलेंगे आपको। 120 से 149 के बीच में हुए हैं तो 3 मिलेंगे। फिर इसके बाद 90 से 119 दिवस हुए हैं तो 2, और यहाँ से 1 से लेकर 89 के बीच में है तो बिल्कुल आपको 1 अंक मिल जाएगा। इसके बाद गणना के लिए 3 कालखंड को 1 कार्य दिवस के समतुल्य माना जाएगा। तो मतलब एक दिन हमारा किसके बराबर होगा, 3 कालखंड के। मतलब एक दिन में हमको 3 लेक्चर लेना कंपलसरी है, और 3 लेक्चर नहीं लेते हैं तो आपका एक दिन काउंट नहीं होगा, वो हाफ डे माना जाएगा। मतलब वो किसी भी तरीके से हमारे लिए काम का नहीं है। तो 3 कालखंड जिस काम करेगा तो वो आपको एक दिन के रूप में माना जाएगा। अधिभार का निर्धारण क्या है, समस्त श्रेणियों से आमंत्रित के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर छोड़कर तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश
दिशा निर्देश के यहाँ पे अनुरूप स्नातकोत्तर प्राप्तांक प्रतिशत का 10% अधिभार देना होगा, होगा। समस्त वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10% अधिभार अधिक रूप में से दिया जाएगा। जो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है, इसमें आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे समझ लीजिए कि जैसे कि मेरिट अंकों की गणना स्नातकोत्तर के प्राप्तांक प्रतिशत को अंक मानते हुए प्राप्त अंकों में से 50 घटाया जाएगा तथा उसमें से अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने, यहाँ पे हम समझा देते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे 75% है आपके पीजी में और इसके बाद 75% इसमें से हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया बहुत अच्छे तरीके से। तो 75% आपके पीजी में से है तो 50 को हमें इसमें से कम करना है, तो हमारे पास कितने आ गए, 25 अंक मिल चुके हैं। इसके बाद यदि आप अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए हैं तो इसका 75% का 10% हमें अधिभार मिलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसको एक मिनट इसको 7.5 करेंगे अपन, यहाँ पे 7.5 कर देंगे। फिर इसके बाद दिव्यांग के लिए अधिभार अंक 75 का 10%, मतलब आप एससी कैटेगरी से हैं और दिव्यांग भी है तो इनका आपको फिर से 10% मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7.5 फिर से हो जाएंगे। फिर इसके बाद यदि आपने 5 वर्ष का अनुभव है तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे, तो इनको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों हो जाएंगे 15 और इसके बाद 15 और 25 हो जाएंगे, जहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 40 और 20 कितने हो जाएंगे, जहाँ पर 60 अंक आपके हो जाएंगे। तो आपकी मेरिट अंक कितनी बन गई है, 60। अब इसके बाद दूसरा कैंडिडेट के 60 है, 62 है, 75 है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। वो जितनी सीट होगी उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बन जाएगी और आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्शन होना है। अब इसके बाद नीचे हम यदि देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रचार का दायित्व होगा कि उपरोक्त प्रक्रिया अंतर्गत अतिथि विद्वान के कार्य पर उपस्थित होने पर उसकी उपस्थिति उसी दिवस के 5:30 बजे अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मॉड्यूल के दर्ज किया जाए। तो यहाँ पे ये सिर्फ डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है। और इसके बाद यहाँ पे आपको 50,000 रुपये के बारे में भी बताया है कि किस तरीके से आपको इसमें दिया जाएगा। फॉलन आउट भी यहाँ पे दिया है, फॉलन आउट के बारे में दिया है कि नियमित पदस्थापना नियुक्ति होने पर की जाने वाली प्रक्रिया, किसी भी स्थिति में स्थानांतरण में नियमित पदस्थापना होने पर या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध अतिथि विद्वानों का आगे उस पद पर कार्यरत नहीं रखा जाएगा। तो ये ऑलरेडी आपको पता है और अभी हम वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि यदि कोई परमानेंट फैकल्टी वहाँ पर पहुँच जाती है तो बिल्कुल आप वहाँ से मतलब बर्खास्त कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे और आप फॉलन आउट में आ जाएंगे। जब आपको फॉलन आउट के लिए कुछ भी अलग से मिलता है तो बिल्कुल आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं और आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसमें हम ना खुद तो कोई क्लेम कर सकते हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट की कोई आरक्षण नीति के अंतर्गत आते हैं, रिजर्वेशन में आते हैं, क्योंकि ये आप गेस्ट में हैं। और इसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे मानदेय के बारे में बताया है। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जो 11 सितंबर 2023 को हमारे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने महापंचायत का आयोजन किया था और उस महापंचायत में बताया गया था कि आपको 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेंगे, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने क्या कर दिया, फिर बाद में जब कैबिनेट ने इसको पास किया तो 2,000 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से, हमें पहले 1,500 रुपये मिलते थे पर डे में, अब इसको 2,000 कर दिए गए हैं और मैक्सिमम आप इसको 50,000 रुपये तक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि आपका 30 दिन का एक महीना होता है, 30 दिन में 4 संडे तो निकल गए, बचे कितने दिन, 26 दिन। 26 दिन में यदि आप जैसे कि सपोज डेट करो कि कोई आपने छुट्टी ले ली या फिर गवर्नमेंट हॉलीडे फिर से आ गया तो 5 छुट्टी तो आपकी कंपलसरी एक महीने में, तो 25 दिन की सैलरी आपको मिलेगी 50,000 रुपये, है ना। ये 50,000 रुपये हो जाएगी। यदि ये फिक्स कर देते कि 50,000 रुपये मानदेय मिलेगा तो आपको डायरेक्ट आपको 50,000 रुपये ही मिलते, लेकिन आपको कार्य दिवस के हिसाब से मिलेंगे। यदि आपने 24 दिन काम किया तो 48,000 हो जाएंगे, 20 दिन काम किया तो आपको 40,000 रुपये सैलरी
मिलेगी, मतलब पर डे के हिसाब से मिलेगी, आपका कोई सैलरी फिक्स नहीं है। क्लियर है। इसके बाद यदि हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बाकी हम वीडियो में बता चुके हैं। कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी हम चला रहे हैं दोस्तों। एमपी गेस्ट फैकल्टी की तो बात ही है, क्योंकि इसमें तो चॉइस फिलिंग करना है, और चॉइस फिलिंग के साथ 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 हमें क्या करना है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट पर भी ध्यान देना है। क्योंकि परमानेंट पोस्ट इसलिए ध्यान देना है क्योंकि 6-7 साल बाद ये प्रोसेस आई हुई है, तो इसको हम नकारा नहीं कर सकते। गेस्ट फैकल्टी के रूप में हमेशा हम काम नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना। 299 रुपये की हमारी टेस्ट सीरीज़ है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो 28 जनवरी 2024 में होने जा रहा है। 8 सब्जेक्ट का इसमें पेपर होगा, दूसरा मई जून में होगा, तीसरा आपका नवंबर महीने में होगा। तो इस तरीके से ये MPPSC ने इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो 3 चरण में ये प्रक्रिया हो रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसमें आपकी लिंक मिलेगी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बराबर इन्फॉर्मेशन देते हैं, टाइम टू टाइम, कट टू कट, और जो भी डाउट होते हैं सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, मतलब करते ही हैं। तो बाकी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जब तक, और मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।